नमस्कार, नवभारत की ओपीडी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह और आज के इस वीडियो में हम नेत्र रोगों पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस विषय पर चर्चा के लिए डॉक्टर शशि कपूर हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं। डॉक्टर शशि, नवभारत की ओपीडी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार अनिल जी, आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। डॉक्टर साहब, आँख हमारे जीवन का और शरीर का एक अहम हिस्सा माना जाता है और अगर आँख स्वस्थ है, तो हमारी ज़िंदगी रंगीन होती है और अगर आँख में कोई बीमारी हो, तो ज़िंदगी अंधकार से भर जाती है। इसीलिए हम आज के इस वीडियो में नेत्र रोगों पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस चर्चा की शुरुआत हम इसी सवाल से करेंगे कि आँखों को वो कौन-सी बीमारी होती है, जो हमें परेशान कर सकती है? कितने प्रकार की आँखों की बीमारियाँ होती हैं? अ, आंखों की बीमारियां उम्र के हिसाब से अगर शुरू करें तो बचपन में छोटे बच्चों में सबसे कॉमन बीमारी चश्मे की होती है। चश्मे का जी, नंबर होता है और आजकल बहुत कम उम्र में ये हो रहा है। तो जी, अगर बच्चा खुद कंप्लेन नहीं करे, ये बेटर है कि स्कूलों में हर साल कोई चेकअप हो और बच्चों का सबका आंख का नंबर है या नहीं इसके बारे में चेकिंग हो। एक बार पता चला कि नंबर है तो उसका इलाज बहुत ही सिंपल है कि चश्मा पहनो। जी, बच्चों के पीछे पड़ना पड़ता है कभी कभी कि हमेशा पहनो। अगर नंबर बड़ा है तो बच्चा खुद पहनेगा क्योंकि उसको जिंदगी दिख रही है, उसको दुनिया दिख रही है, तो वो निकालेगा नहीं। तो इस तरह से ये इलाज बिल्कुल सिंपल और खत्म हो जाता है। एक बार थोड़ी उम्र 18 19 20 की होती है तो शहरों में स्पेशली बच्चे चाहते हैं कि चश्मे के बगैर कांटेक्ट लेंस पहने, तो वो भी एक अच्छी सुविधा है। कांटेक्ट लेंस रात को पहनना नहीं चाहिए और नहीं तो उसका संभाल हाइजीन अच्छा होना चाहिए। तो ये उम्र में ये बीमारियां कॉमन है। एक और बचपन में होती है, कभी पैदाइश होने के टाइम माँ बाप को लगता है कि आंखें बच्चे की क्रॉस हो रही है। ये कॉमन है थोड़े महीनों तक, जब तक बैलेंस आ जाए दोनों आंखों में कभी कभी क्रॉस हो जाती है। अगर जी। उसके बाद भी क्रॉस रहे और कुछ टाइम तो फिर उसका उसकी तपास और उसका कुछ इलाज के बारे में सोचना पड़ता है। इसके बाद अगर अदर एंड ऑफ लाइफ देखें, जब लाइफ काफी खत्म हो चुकी है और बुढ़ापे में देखें, तो सबसे कॉमन बीमारी होती है मोतिये की। मोतिये की और आंख की बीपी ज्यादा, कांच बिंदु जिसको बोलते हैं या ग्लोकोमा बोलते हैं। मोतिया तो ऑलमोस्ट एक बीमारी नहीं कह सकते, एक एजिंग फिनोमिना है। अगर आपकी उम्र बढ़ने वाली है, आपके बाल सफेद होने वाले हैं और आपकी आंखों में मोतिया आने वाला है, तो इसकी कुछ ऐसे जरूरी नहीं है। लेकिन जब वो मोतिया इतना तकलीफ नजर में देने लगे तो टाइम सोचें कि आ गया है कि उसको ऑपरेशन करके निकलना चाहिए। आजकल मोतिया भी एक कांच है जिसमें नंबर है, चश्मे के कांच के जैसे। तो उसको निकाल के अंदर एक प्लास्टिक कांच है जो बिठवाते हैं और पेशेंट की नजर वापस आ जाती। तो ये बुढ़ापे में और मिड लाइफ में, समझो 40 के बाद हर इंसान, औरत हो आदमी हो चाइनीज हो जापानीज हो, की नजदीक की नजर चली जाती है। 40 के बाद आप अगर चश्मे नहीं थे, कभी नॉर्मल थे, तो आपकी नजदीक की नजर नेचर चले ले जा सकती ले जाती है। आप पढ़ नहीं सकेंगे, मोबाइल देखने में दिक्कत होगी, सुई धागा नहीं कर सकेंगे, चावल नहीं चुन सकेंगे, क्योंकि 40 के बाद सबकी नजदीक की नजर चली जाती। ये इसका उपाय, इसका भी ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है। एक चश्मे का नंबर पहनो तो आपको सुई धागा दिखेगा, चावल चुन सकेंगे, मोबाइल दिखेगा, पढ़ लिख सकेंगे।
अच्छा, बढ़ती उम्र के साथ जो रोशनी कम होती है आँख की, उसके लिए चश्मा तो एक इलाज है ही है, लेकिन क्या उसमें हम ऑपरेशन वगैरह करवा के परमानेंट कुछ ऐसा सॉल्यूशन कर सकते हैं उसके लिए? तो जो नंबर बचपन में आता है, कॉलेज के दिनों में आता है, और वो उम्र के लोग ऑलमोस्ट जो नंबर वो टाइम आता है उसको हटवा सकते हैं। एक जो लेजर किरण है उसकी इलाज के साथ, समझो 10 मिनट लगते दोनों आंख को लेजर किरण अगर आप लगाएं, आप एडमिट ना होएं, पट्टी नहीं लगती आंखों को, बस गॉगल पहनो, उसके बाद तो नंबर बिल्कुल हट जाता है। ये काफी सालों से है। अभी लास्ट 10 साल में मैंने जे हॉस्पिटल में करीब 28,000 ऑपरेशन किए। तो जी। ऐसे वैसे देखा जाए कि इतने लोगों को जानकारी थी, कि बहुत लोगों को जानकारी थी कि ये हो सकता है और आए थे ये इलाज लेने, लेकिन 100 करोड़ आबादी में ऑलमोस्ट 50 करोड़ लोगों को चश्मा है। वैसे सब कभी नहीं आएंगे, लेकिन ये भी जितने आए बहुत छोटी संख्या थी। बहुत लोगों का फायदा हो सकता है। मशीन बहुत महंगी है, ये तो सरकारी अस्पताल में थी और एक रीजनेबल रेट में हो गया, बट फिर भी हो सकता है। ये जानकारी जरूरी है, और इतनी बड़ी ऑपरेशन जैसे एडमिट करना, ये करना वैसे भी नहीं। ये तो हुई आँखों के नंबर और मोतिया से जुड़ी जानकारी जो आपने दी। एक और नाम है ग्लूकोमा, ये क्या होता है? ग्लोकोमा जैसे हाई बीपी होती है बॉडी की, वैसे आंखों की बीपी एक किस्म के सोच सकते हैं कि जब भी हाई होएगी तो उसको ग्लोकोमा या कांच बिंदु बोलते हैं। ये हाई प्रेशर जो आंखों में होता है, आंखों की वायरिंग जिससे करंट आती है वो नसें दब जाती, तो वो प्रेशर को काबू में रखने के लिए और कंट्रोल में रखने के लिए आजकल बहुत सी अच्छी आई ड्रॉप्स आई हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट आया है। अगर एक नहीं तो दो, दो नहीं तो तीन किस्म के ड्रॉप अगर आप वापरो, यूजुअली ये प्रेशर काबू में आ जाता है और आंखों की नसें बच जाती हैं और नजर बच जाता है। इसमें जैसे बीपी हाई या लो है, जब तक आप फैमिली डॉक्टर के पास जाके नापेंगे नहीं, आप सिर्फ गैस कर सकते हैं, आपको पता नहीं। तो इसी तरह आपको आंख के डॉक्टर के पास रेगुलरली जाके तपासना पड़ता है, तो ही मालूम पड़ता है कि आंख की प्रेशर हाई है या नहीं। तो वो एक रेगुलर करना पड़ता है, और फिर दवाई से इसके लिए इलाज बहुत ही अच्छा। जी, ग्लूकोमा के बारे में आपने जानकारी भी दी और उसका इलाज क्या हो सकता है, वो भी बताया। ग्लूकोमा के लक्षण क्या होते हैं? ये कैसे पता चलता है कि हम अब ग्लूकोमा से शिकार हो रहे हैं? तो जैसे बीपी का भी बहुत कम ऐसे साइंस होते हैं, ऐसे आंखों के प्रेशर का भी ग्लूकोमा का साइड की नजर चली जाती है, लेकिन वो पकड़ने के लिए जब भी आपको पता चलेगा तब तक काफी डैमेज हो चुका है। तो एक बेटर सॉल्यूशन है 40-45 उम्र के बाद साल में एक बार आंख का प्रेशर जांचना चाहिए। और ऐसे नहीं है कि नहीं तो कुछ आपको स्पेसिफिक लाल होएगी आंखें, हाँ एक किस्म की प्रेशर है जो एक दिन अचानक 50 हो जाएगा 20 के बदले, और बहुत आंखें लाल हो जाएगी, दर्द बहुत होएगा, लेकिन वो एक अलग किस्म का ग्लोकोमा है। जो नॉर्मल ग्लोकोमा होता है उसमें पेशेंट को कुछ ऐसे महसूस नहीं होता है जब तक डैमेज काफी बढ़ गई होती है। और जब भी आप नापेंगे तो प्रेशर हाई है, लेकिन आंख बिल्कुल सफेद है, कुछ लाल नहीं है, पेशेंट को वैसे कुछ हैवीनेस नहीं है, लेकिन तो बेस्ट वे रेगुलर नापना, प्रेशर को साल में एक बार दो बार नापते रहना। अच्छा, ये जो आप बोल रहे हैं कि ये नापना है, ये कहाँ जाकर नापना है और कैसे मतलब कौन-सा टेस्ट होता है इसके लिए? इसमें दो किस्म के होते हैं। एक एक एयर पफ बोलते हैं, जो आप दाढ़ी रखिए एक हवा का झोंका आता है और रीडिंग आ जाती है, और दूसरा किस्म जिस थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट है, उसमें थोड़ा
थोड़ी ड्रॉप्स डालते हैं सून करने को आंख, और एक मशीन जाके आंख को टच करती है और प्रेशर दिखाती है। तो ये एक्चुअली कोई ऑप्टिशियन या कोई कर नहीं सकता है, या फैमिली डॉक्टर कर नहीं सकता है। आपको स्पेसिफिक आंख के दवाखाने से ही ये जानकारी मिलेगी। जी। इन दोनों के अलावा एक और, मोतिया और ग्लूकोमा की बात हमने की, इन दोनों के अलावा एक और आंख की बीमारी का जिक्र हम हमेशा सुनते हैं, वो है डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो डायबिटीज इंडिया में भी बहुत फैली हुई है, और हमारे जैसे बोलते हैं जेनेटिक ये है कि डायबिटीज होती है। तो अगर लाखों लोगों को डायबिटीज, 1 लाख लोगों को डायबिटीज होती है, तो उसमें से कुछ स्मॉल परसेंट, 2%, 3% लोगों को किडनी और आंख की बीमारी भी हो जाती है। तो ये जी। डायबिटीज जो है, उससे आपको किडनी और आंखों की टेस्टिंग स्पेशली ज्यादा करनी चाहिए। आंखों में रोशनी कम होते जाती है, क्योंकि आंखें की ब्लड वेसल्स भी बहुत छोटी होती हैं, किडनी की भी छोटी होती हैं, ये दोनों छोटी वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं। ब्लॉक हो जाती है तो जो वो रेटिना जिसको, ये ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है, और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन एक के बाद एक आंखों की नसों में, रेटिना में जो बोलते हैं, उनमें शुरू होता है। और अगर नस बंद हो जाए तो वो जैसे करंट बंद हो जाए, तो आपके शायद मोतिया नहीं हो, ना हो, चश्मे का नंबर नहीं हो, लेकिन करंट नहीं आ रहा है, तो उसका प्रभाव ऐसे होता है कि नजर कम कम हो जाती है। उसका इलाज है, एक अलग किस्म का लेजर किरण है जिससे रोक सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम नजर वापस नहीं ला सकते। दूसरा, एक इंजेक्शन आती है जब आंखों की नसों में सूजन आ जाए, पानी भर जाए, तो वो इंजेक्शन से वो पानी सूख जाता है, एडिमा सूख जाता है। लेकिन ये इंजेक्शंस काफी महंगी हैं, उनका असर 2-3 महीने तक ही रहता है, और डायबिटीज एक लाइफ टाइम बीमारी है। इवन फॉरेन कंट्रीज में जहाँ इंश्योरेंस वाइड स्प्रेड है, ये इसका खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये इसका एक तरीका है कि आप पहले से डायबिटीज हो तो आप उसकी कंट्रोल पे ध्यान दें। सिर्फ दवाई नहीं, एक्सरसाइज जरूरी है, डाइट जरूरी है। ऐसे नहीं कि दवाई खा रहे हैं तो सब मीठा खाते जाओ, क्योंकि दवाई तो ले रहे हैं। क्योंकि डायबिटीज कंट्रोल करना 3 चीज जरूरी है। डायबिटीज के लिए दवाई भी जरूरी है, एक्सरसाइज भी जरूरी है, और डाइट भी जरूरी है। तो अब तीनों चीजों पे ध्यान देते हुए ऐसे ट्राई कर सकते हैं कि ये दो कॉम्प्लिकेशन, किडनी और आंख की, कम से कम लोगों में आए। और क्योंकि इनको संभालना या इनकी इलाज करना काफी मुश्किल हो जा सकता है। तो कुल मिलाकर आपने जो कहा उसका मतलब ये होता है कि जिन्हें डायबिटीज है और आंखों को और किडनी को असर पड़ सकता है, तो ऐसे में जिन्हें डायबिटीज है उन्हें नियमित आंख की भी जांच करा लेनी चाहिए, जरूर। ताकि खतरा आने से पहले ही उसके लिए वो तैयार हो सके। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये तो हुई आंखों की मुख्य बीमारियां, और आपने साथ साथ में उसके लक्षण और इलाज के बारे में भी हमें बताया। अब कुछ एक जो ऐसे सवाल हैं जो बहुत लोगों के मन में आते हैं, जैसे एक बच्चा नेत्रहीन पैदा होता है, तो क्या उसका इलाज संभव है, क्या, या फिर वो जिंदगी भर नेत्रहीन ही रहेगा? देखिए, जो बीमारियां पैदाइशी अगर नजर ना हो, आंखें डेवलप ना हुई हो, उसके लिए इलाज अब तक बहुत ही कम है। जो हम सुनते हैं कि नई आंख बिठवाते हैं, आंख आई डोनेशन कैंप्स होते हैं, या अवेयरनेस कैंपेन होते हैं, ये जो लोग मरने के बाद अपनी आंखें दान करते हैं, वो आंखें, पूरी आंख हम नहीं वापरते, सिर्फ ये आगे का ब्लैक पोर्शन जो है, उसके सामने एक ट्रांसपेरेंट शीशा है, कॉर्निया, उसको ही वापरते हैं। तो एक किस्म का है कि हम बल्ब चेंज कर सकते हैं, लेकिन करंट होनी चाहिए। हम करंट वापस नहीं ला सकते। अगर पैदाइशी बीमारी है, यूजुअली करंट भी नहीं।
तो ये जो आप वापरेंगे, ये जो नेत्रदान होता है वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। जैसे लोगों को ट्रेन में चलते हुए कुछ लग जाता है पत्थर, खेती में काम करते हुए कुछ लग जाता है, वो सफेदी आती है, फूल बोलते हैं उसको, इधर ब्लैक के सामने एक सफेदी आती है, तो वो चेंज हो सकता है। जो नेत्रदान में आंखें दान की जाती है उसके लिए वापर सकते हैं। और ये एक अच्छा तरीका है। तो लोगों को सिर्फ जला देने के या दफन करने के बॉडी से ये अच्छी जानकारी होनी चाहिए कि अगर दो आंख डोनेट हो जाए तो हो सकता है दो लोग को नजर आ सकती है। और इसमें उनके रिलेटिव्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि वो तो है नहीं कि इंसिस्ट कर सकते हैं कि फोन करो, आई बैंक को फोन करो। उनके रिश्तेदार, अगर उन्होंने ही फोन किया हॉस्पिटल को कि आके आप दान, नेत्रदान हम करना चाहते हैं, आप आके आंखें निकालें, तो ही वो हो सकता है। तो पूरी फैमिली को कन्विंस्ड होना चाहिए और पूरी फैमिली की कोऑपरेशन जरूरी है इसमें। अच्छा, मृत्यु के कितने वक्त पश्चात तक हम नेत्रदान कर सकते हैं? मृत्यु के 24 घंटे भी नहीं, 6-8 घंटे में आंख निकालनी चाहिए। और वेदर के ऊपर है, बहुत गर्म अगर मौसम हो तो 4-5 घंटे में, अगर अच्छी बिल्कुल ठंड हो, विंटर हो, तो शायद 8-10 घंटे भी ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं है कि आप अगर पूरा दिन गम में हैं और फिर अगले दिन फोन या शाम को फोन करें, तो वो सब तो बहुत है। कुछ चंद घंटों में ही ये आपको सोच के और हॉस्पिटल को फोन करके ये करवा सकते निकालने के पहले आंख स्वस्थ भी होनी चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में जिनकी डेथ हो रही है सबके सब तो आंख डोनेट नहीं कर सकते, तो कुछ ऐसी कंडीशन तो होगी ना कि ये नहीं कर सकते हैं, ये लोग कर सकते हैं। हैं। लेकिन ये फैमिली को डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल है। तो इट इज बेटर कि वो हॉस्पिटल को बुला के आंख दान कर दें। जो आंख दूसरी पेशेंट के काम नहीं आ सके, वो मेडिकल रिसर्च के काम आ सकती है। हॉस्पिटल में काफी ऐसे रोल है इसकी जिसमें काम आ सकती है। बट ऐसे ही जला के या दफना के उसका तो जीरो रोल है। तो उससे बेहतर है कि आप डोनेट कर लें। जी। जी डॉक्टर साहब, ये तो हुई नेत्रदान से जुड़ी बात। अब एक और भ्रम है लोगों के मन में। मैंने कई लोगों को देखा है कि वो नियमित आई ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। क्या हमारे आंख को स्वस्थ रहने के लिए नियमित आई ड्रॉप की जरूरत है? तो आई ड्रॉप्स का प्रॉब्लम है कि अगर आप केमिस्ट से लें तो हो सकता है आपके हाथों में एंटीबायोटिक, स्टीरॉयड और ये सब आ जाएं जो वेरी स्ट्रॉन्ग है, और जिनका आप अगर महीनों तक और अगर सालों तक वापरें तो उसके वजह से भी नजर पूरी चली जा सकती है, वो पूरे नसें दब जाते हैं। और इसीलिए बेहतर है, हाँ, ऐसे आंख साफ रखने के लिए जैसे नल का पानी के बदले बिस्लरी पानी हम पीते हैं, तो ऐसे मॉइस्चराइजिंग ड्रॉप्स आती है। लेकिन अगर आप खुद जाएंगे केमिस्ट में, हो सकता है आपके हाथ कुछ स्ट्रॉन्गर दवाई आ जाए। तो इसके अलावा आप सिर्फ साफ पानी से 4-5 टाइम दिन में अगर आंखें धोएं, ये बहुत ही अच्छा तरीका है आंख साफ रखने का। और ऐसे जरूरी नहीं है कि आपको कोई केमिकल दवाई ये डालना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा ये दवाइयाँ साफ कर सकती हैं और ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। तो अगर कुछ बीमारी ना हो तो इससे बेहतर है आप साफ नल का पानी लेके छांटते रहें। जब भी आप घर से आए, ऑफिस से आए, घर आए, वो सब पोल्यूशन, बहुत पोल्यूशन है बाहर, बहुत है। बट उसका, उसके लिए कुछ इलाज की जरूरत नहीं है। एक ही चीज अगर आप करें कि वो पोल्यूशन कम आंखों में जाए। जैसे आप गॉगल पहने जब भी आप बाहर जाएं, वापस आए ऑफिस पहुंचे आंखें धो लें, वापस ऑफिस से घर आए आंखें धो लें, तो ये भी एक बहुत अच्छा फायदेमंद काम है। कुल मिलाकर आपका कहना है कि नियमित आई ड्रॉप की हमें जरूरत नहीं है। आंख स्वस्थ रखने के लिए हम या साफ करने के लिए हम सादे पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल मैं ये पूछूंगा कि कुछ एक दो और नाम है जिनका जिक्र हमने कई बार सुना है, जैसे ड्राई आई। ये क्या होती है? आंखें सूखना।
सूखना। तो ड्राई आई एक्चुअली सचमुच जो बीमारी है, सीरियस बीमारी, जिसमें जो आंसू बनने का एरिया है वो ही, वो ग्लैंड डेवलप नहीं होता है, वो बहुत ही कम है। जो कॉमनली लोग ड्राई आई आजकल बोलते हैं, और ये है कि जो पोल्यूशन, एयर कंडीशनिंग में हमेशा पहनो, बहुत स्क्रीन टाइम करो, जब भी हम लैपटॉप पे देखे रहते हैं तो ये ब्लिंकिंग कम होता है, तो ये सरफेस आंखों का सूख जाता है। जब आप मोबाइल पे ध्यान से मूवी देखें 2 घंटे के लिए, तो आंख का सरफेस सूख जाता है। वो ऐसे एक बड़ी बीमारी जैसे नहीं है, पैदाइशी टाइप ऑफ बीमारी। तो उसका वही है कि आप आंखों को या तो मॉइस्चराइजिंग ड्रॉप से साफ रखें, या पानी से साफ करते रहें। एंड ध्यान में रखें कि ल- लंबा टाइम अगर स्क्रीन पे है या कुछ, तो ब्लिंकिंग करते रहें, शॉर्ट ब्रेक लेते जाएं। 1-2 घंटे की मूवी कंटिन्यूस मोबाइल पे मत देखें, थोड़ा ब्रेक लेते जाएं। और इससे ये जो कॉमन ड्राई आई आजकल बोलते रहते हैं, वो भी बहुत ही कम हो सकता ये सवाल मैंने इसीलिए पूछा था कि आज ऐसा दौर है कि अधिकतर लोग ज़्यादातर वक़्त कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर मोबाइल के सामने बिताते हैं और ऐसे समय में आँखों की समस्या उन्हें रात के समय में महसूस भी होती है और शायद यही कारण है कि नियमित जो एक आई ड्रॉप का एक चलन बनता जा रहा है, वो इसी का कारण हो। तो आपने इससे जुड़ी बहुमूल्य जानकारी हमें दी और नेत्र रोगों के विषय के बारे में भी हमें अवगत कराया और उनसे बचने का उपाय और उनके उपचार का क्या तरीका है, उस विषय पर भी आपने बातचीत की। आपने बहुमूल्य जानकारी दी और अपना कीमती वक़्त निकाल कर नवभारत की टीम से जुड़े, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। है। बहुत बहुत आपको मिलके और सबको दर्शकों को मिलके बहुत खुशी हुई। धन्यवाद, नमस्कार। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाज़िर होंगे किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।